गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर कॉमर्स। पोस्ट इंडिपेंडेंस का थर्ड लेक्चर है। दो लेक्चर में हम लोगों ने कैसे सुना कि कैसे हम लोग 5 ईयर प्लान का बना, उनके उसमें किन किन बातों को डिस्कशन करके बनाया गया, और उसमें मैंने बताया कि अगले क्लास में हम एक संक्षेप में बताएंगे LPQ, क्योंकि थोड़ा संक्षेप में बताएंगे, ज्यादा नहीं। लाइसेंसिंग यानी 1950 तक जो कंट्री में प्लानिंग थी उसमें हर चीज के लिए खोलने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन था। पब्लिक सेक्टर ज्यादा फोकस गवर्नमेंट को था, प्राइवेट सेक्टर को कम फोकस था, और कोटा, हर चीज का एक कोटा निर्धारित था ताकि रिसोर्सेज कुछ व्यक्ति अपने कब्जे में न ले ले। इसको जब हम 1990 के बाद के जो वीरा पढ़ाएंगे इसको ज्यादा डिटेल पढ़ाएंगे। अब तक हम इसी नहीं बताएंगे, उस समय हम ज्यादा आएंगे। LPQ था 1950 to 90, यानी हर चीज के लिए लाइसेंस ले लो। पब्लिक सेक्टर का ज्यादा फोकस था, प्राइवेट को कम। और कोटा यानी कि हर एक सेक्टर, हर व्यक्ति कोटा था, उससे ज्यादा आपको सामान नहीं मिल सकता। सो दैट कि कोई व्यक्ति अगर पैसा वाला है कि सारा सामान वो ले ले और जो दूसरे लोगों को न मिले, ये चीजों को अवॉइड करने, इस चीजों को करने के लिए LPQ का एक मॉडल लाया गया। पूरे इकोनॉमी में ये चला, ठीक है। अब जो हमारे इकोनॉमी में चीजें आई, आज पहला जो है हम बात करेंगे अगर सेक्टर वाइज, तो पहला है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर जो पूरी तरीके से डिस्टर्ब था, लेकिन उस समय भी हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा लोग उसमें 75% के करीब लोग देश आजाद हुआ था, तो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में थे। और वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप बहुत ही डिस्टर्ब माने खराब था। तो उन चीजों को दूर करने के लिए क्या क्या किया गया, उन चीजों को दूर किया। लैंड रिफॉर्म, सबसे पहला लैंड रिफॉर्म हुआ। लैंड रिफॉर्म की जगह कंसोलिडेशन आया। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि अगर किसी का छोटा छोटा जोत है, कई जगह है, उसको एक जगह करो ताकि उसका जो भी उसको कॉस्ट है प्रोडक्शन करने का वो कम आए, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसमें किसके पास लैंड रिफॉर्म में किसके पास जो है कितनी जमीन होगी, सीमा मैक्सिमम, या इसको कहा जाए सीलिंग, मैक्सिमम लिमिट ऑफ द लैंड फिक्स कर दिया गया। इससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति अपने पास जमीन को नहीं रखेगा। यानी टोटल ये था कि जो जमींदार और जागीरदार, जमींदार एंड जागीरदार का हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा था। वो सारे जमीनों को कब्जा कर लेते थे, और उस पर जो है जो वर्कर होता था, जो किसी न किसी तरह लोगों की जमीन हड़प लेते थे, और उस पर बेचारा जिसका जो जमीन का मालिक था वो उसी जमीन पर नौकर बन के रह जाता था। तो सबसे बड़ी समस्या जमींदार और जागीरदार थे, और जिसके कारण जो है हमारा वो क्या कहते हैं, जो एग्रीकल्चर ज्यादातर लोग गरीब रह जाते थे, और एक बड़ी भारी समस्या होती थी कि वो तो जमींदार अमीर होता चला जाता था, बाकी सब गरीब। और वो जो है ज्यादातर ये लोग उन लोगों का शोषण करते थे और उन लोगों को सताते थे, और जिसके वजह से ये सारी चीजें आई। तो यहाँ पर क्या किया, लैंड रिफॉर्म को लाया गया। और लैंड रिफॉर्म में जो है जो पहला पॉइंट किया गया कि लोगों का जो ओनरशिप पहले चेंज करो। ओनरशिप, जो भी जमीन है उसका ओनरशिप, जमींदारों पर ज्यादा जमीन उसको लीजिए, और जो गरीब हैं उसको जमीन को उनको आप दीजिए, ठीक है ना। और दूसरा था इसमें अधिकतम सीमा, दैट इज द सीलिंग ऑफ लैंड निर्धारित किया गया कि इतने से ज्यादा कोई जमीन, सीलिंग ऑफ लैंड इसको निर्धारित किया गया। और जिसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक सीमा निर्धारित कर दिया गया कि वो एग्रीकल्चर लैंड इतना रख सकता था। और तीसरा था ब्रोकर, इनका जो है इनको खत्म करना, इनको समाप्त करना, क्योंकि ज्यादातर पैसा ये जो प्रोडक्शन होता था ये गांव के लोगों से ले लेते थे, 10 रुपए में लेके 50 रुपए में बेचते थे। ब्रोकर को समाप्त करना, बिचौलियों को समाप्त करना, ताकि धीरे धीरे जो हमारे काश्तकार थे, जो हमारे वर्कर थे, हमारे जो छोटे छोटे कारीगर थे, जो हमारे छोटे छोटे कृषक थे, वो गवर्नमेंट से डायरेक्ट संपर्क में आ जाएं, और वो जो है क्या कहते हैं उसमें
उनको जो असली लाभ है गवर्नमेंट का जो ब्रोकर खा जाते थे वो समाप्त हो जाए। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है ये कृषि के क्षेत्र में ये सारी चीजें हुई और केरल और पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है इस पर काफी कुछ किया उस समय और अन्य सरकारों ने भी बार बार में किया। इसमें एक चीज बिना उल्लेख किए हम नहीं रह सकते एग्रीकल्चर में, दैट इज द ग्रीन रिवोल्यूशन। हरित क्रांति। हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर था उसका प्रोडक्शन काफी कम था क्योंकि टेक्नोलॉजी लो थी। हमारे यहाँ एक्सटेंसिव क्रॉपिंग थी, ज्यादा जमीन, पैदावार कम, पुराने बीजों का हम लोग प्रयोग करते थे, पुराने एग्रीकल्चर इरिगेशन सिस्टम का प्रयोग करते थे। ये सारी चीजें जो है हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा कमी पैदा कर रही थी। तो भारत सरकार ने एक योजना के तहत जो है ग्रीन रिवोल्यूशन को लाया, हरित क्रांति। ठीक है ना। और हरित क्रांति के तहत जो ये था, जो एक विशेष रूप से वो समय 7 राज्यों में लाया और उसमें जो है गेहूं सबसे पहला उन्होंने गेहूं का प्रयोग किया। और इसमें जो बता रहे हैं इसका तात्पर्य उच्च पैदावार किस्म के बीजों HYV हाई यील्डिंग वैरायटी, इसका मतलब HYV हाई यील्डिंग वैरायटी के जो अनाज के बीजों को लाया गया और जिसका वजह से वो जो हमारे पास ये लाया गया, अच्छी बीजों को लाया गया, वैरायटी को लाया गया। ठीक है ना। टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया गया, एक्सटेंसिव की जगह इंटेंसिव फार्मिंग आ गई, कई लेयर फार्मिंग आ गई। कई लेयर का मतलब होता है कि एक साथ 2-2, 3-3 पैदावार करिए। ये सारी चीजें आ गई और जिसका परिणाम हुआ कि एक अच्छा खासा हमारे देश में ग्रीन रिवोल्यूशन के तहत जो एग्रीकल्चर में कई गुना प्रोडक्शन हमारे यहाँ बढ़ा था। ये स्वामीनाथन जो इंडिया में एग्रीकल्चर ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं, स्वामीनाथन। ठीक है। ये हम इसमें आए। इसमें एक चीज हम बोलेंगे, हरित क्रांति जो है फर्स्ट स्टेज 1960 से 97 के मध्य था। इसमें HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे जो प्रॉस्परस स्टेट थे तो वहां पर किया गया और जिसके वजह से गेहूं का पैदावार काफी कुछ बढ़ा। सेकेंड स्टेज जो 1970 और 1980 बीच में था, इसमें जो है बीजों का जो है, इसमें जो बीजों का की प्रौद्योगिकी का विस्तार, जो बीजों को पैदा करना, टेक्नोलॉजी उसमें इंप्रूव करना, इसमें है उसमें हम लोगों ने काफी कुछ किया। और जो तीसरा काम हम लोगों ने ग्रीन रिवोल्यूशन के किया कि वो जो प्रोडक्ट, जो सरप्लस अगर प्रोडक्ट, ज्यादा प्रोडक्ट हमारा किसान बना रहा है उसको बिचौलिया के हाथ में न पड़े और उसका जो सरप्लस प्रोडक्ट है उसको सरकार खुद खरीद ले और उसको जो है अच्छे रेट में उसको बेचे या सरकार खरीद ले। ठीक है। और उसको जो है ये इस चीजों पर भी दिया गया कि उनका जो है बिचौलियों के हाथ में न पड़ करके उनको अच्छा खासा उस पर अच्छा रिटर्न मिल सके, चाहे ताकि उनका जो है आमदनी बढ़ सके। हरित क्रांति का जो है पूरी तरीके से देश में पड़ा और ठीक है। और इसमें जो है जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो ये था, जो अमीर और गरीब किसान थे दोनों की जो बीज की खाई थी वो कम हुई। जो गरीब किसान था वो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रयोग करने से, एक अच्छी टेक्नोलॉजी को प्रयोग करने से, एग्रीकल्चर का अच्छा सिस्टम प्रयोग करने से उसका जब उत्पादन बढ़ा, उसके पास भी पैसा आया, उसका रहन सहन भी बढ़ा, उसका परिवार शिक्षित हुआ और ये सारी चीजें हुई। जो गैप था बड़े किसान और छोटे किसान का वो निश्चित रूप से वो कम हुआ। ठीक है ना। पहले क्या होता था कि जो छोटे किसान थे वो बेचारे मार दिए जाते थे, बड़ा किसान उनसे फसल ले लेता था या ब्रोकर उनसे बिचौलिया उनसे पैसा उनसे सामान ले लेता था, क्योंकि वो बेचारे लोन पर सामान को पैसा लोन पर वो प्रोडक्शन करते थे। और निश्चित आप जानते हो आज भी हमारी खेती मानसून पर निर्भर है। अगर कहीं मानसून गड़बड़ हुआ बेचारा छोटा किसान जो भी पैदावार था ब्रोकर है बड़े किसानों को बेच देता था और अपने लागत को भी वसूल नहीं पाता था। लेकिन हरित क्रांति ने इस दिशा में एक बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप उठाया और उनको भी छोटे किसानों के बीच में आशा के किरण को संचारित कर दिया। ठीक है। अब दूसरा जो था एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो एग्रीकल्चर सेक्टर
का जो एक हम लोग उसके क्षेत्र में जो उनको सहायता प्रदान करते थे, ये हुआ कि साहब जो विदेशों से हम तमाम चीजों को ले रहे हैं उसको जो भी एक असिस्टेंट चाहे विदेश से हो चाहे कहीं से, उस पर जो है जो डिपेंडेंसी है वो कम हो। यानी कि समझ लीजिए, जो हम बाहर से अगर कोई चीज ले रहे हैं और उसको उनको दी जानी चाहिए, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट असिस्टेंस है, चाहे बाहर मंगा के उनको दे, लेकिन उनको आत्मनिर्भर बनाइए, वो रिसोर्सेस खुद बनाए। ज्यादा डिपेंडेबिलिटी नुकसान कर सकता है। तो ये जो अर्थशास्त्री थे उस समय उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर में जो है जो सरकार सहायता दे रही है धीरे धीरे दे, अच्छा दे, लेकिन धीरे धीरे जब आत्मनिर्भर बन जाए तो वो जो असिस्टेंस है गवर्नमेंट असिस्टेंट उसको धीरे धीरे कम करते चाहिए, जिससे हमारे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। क्योंकि जो पैसा चला जाता था किसानों के पास वो दूसरे सेक्टर में भी आप लगा सकते हो, और किसान जब सेल्फ डिपेंड हो जाएगा तो खुद वो आगे बढ़ेगा, अपने कदमों पर आगे बढ़ेगा। और वो ये तो इसमें जो है ये हुआ। नए नए खाद का भी आया, जो है फर्टिलाइजर, नए नए यूरिया, ये तमाम ऐसे ऐसे खाद आए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो सके। ठीक है, 1960 के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि भी आत्मनिर्भर हो गया, और 1990 में 65% जनसंख्या हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी। देखिए धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेबिलिटी था लोगों का वो कम हुआ, 65 पर आ गया। इसका मतलब है कि 10% आबादी दूसरे सेक्टर में डाइवर्ट कर गई, और इसका मतलब सीधा सा है कि जब 75 से 65 पर एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंडेबिलिटी आई, 10% कहाँ गए? इसका मतलब है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में गए। इसका मतलब वो सेक्टर भी हमारा मजबूत हो रहा था, और जिसका परिणाम हुआ भारत में जो हमारे पास जीडीपी था उसमें एग्रीकल्चर का जो योगदान था वो बढ़ा, और जनसंख्या का कृषि पर जो निर्भरता थी वो कम होती चली गई। अभी मैंने बोला कि एग्रीकल्चर पर धीरे धीरे 75 से 65 आया, और लोग धीरे धीरे इसका मतलब दूसरे सेक्टर में गए, और निश्चित रूप से वो सेक्टर था दूसरा एक इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर उद्योग और व्यापार में जब होता क्या, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत बड़ी समस्या थी, और वो थी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। जहां पर 3 भाइयों को 3 वर्कर काम करना चाहिए, 4 कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी तो 3 की काम 4 को, इसका मतलब है 1 व्यक्ति वहां पर फालतू लगा है। अगर हम उसको वहां से हटा करके दूसरे सेक्टर में भेज दें तो एग्रीकल्चर की जीडीपी, एग्रीकल्चर का इनकम नहीं गिरेगा, अलबत्ते दूसरे जगह जब वो प्रोडक्शन करेगा तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज एक बहुत बड़ा आया, जो 10% हमारे जब शिफ्ट किया इंडस्ट्री सेक्टर में, तो हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिला, और वो रोजगार इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट था जिसमें वो लोग काम पाए। ठीक है ना, और पंचवर्षीय योजना में धीरे धीरे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो योगदान, एग्रीकल्चर का योगदान तो था ही, इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और उस इंडस्ट्री सेक्टर में बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों आए। 1990 ये जरूर था, मैंने LPQ में बताया कि जो हमारा पंचवर्षीय योजना और हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी आया उसमें तीनों कुछ सेक्टर बांट दिया गया पब्लिक सेक्टर को कि गवर्नमेंट ही उसमें काम करेगी, और कुछ सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में बांट दिया गया कि सिर्फ उसमें प्राइवेट सेक्टर काम करेगी। कुछ सेक्टर जिसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं उसमें उन कुछ सेक्टर को रखा गया जिसमें पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करेंगे, तो उसमें बांट दिया गया। और उस पर जो है अभी भी 1990 तक हमारी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को ज्यादा महत्व दे रही थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी अपनी तरीके से बढ़ रहे थे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का उद्देश्य होता है नॉन प्रॉफिट मोटिव, सोशल जस्टिस एंड सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, नॉट फॉर द प्रॉफिट मोटिव। बट ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है टू अर्न द प्रॉफिट। तो एक बैलेंस होता है, हमको प्रॉफिट भी अर्न करना है तो प्राइवेट सेक्टर से, लेकिन हमको रोजगार और अदर चीजों में समाज का विकास करना है पब्लिक सेक्टर पे। और कुछ चीजों में दोनों की भागीदारी तय कर दी गई, और वो था कांग्रेस में जिसमें दोनों उसमें थे। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का दोनों में इसका रहा, और इस प्रकार जो है हम लोग आगे बढ़ने लगे। लोगों को इंडस्ट्री सेक्टर में बिजली में सब्सिडी दी गई, कम बिजली पर रेट दिया गया, सेल टैक्स तमाम टैक्सों में उनको छूट दी गई, गवर्नमेंट सब्सिडी ग्रांट के जरिए उनको आगे बढ़ाया गया। ठीक है, और जो हमारा कोर पॉइंट है उसमें भी बढ़ोतरी किया गया, और जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण था
लघु उद्योग, स्मॉल स्कूल सेक्टर को बढ़ाना। लघु उद्योग एक ऐसा जिसमें जो है हम कुटीर उद्योग हो गया, एक लघु उद्योग जो छोटे पैमाने पर कम पूंजी पर हम लोग कर सकते हैं और जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार हम उसको करा सकते हैं। यहाँ पर दिया गया कि जब आप नौकरी करते हो तो एक व्यक्ति नौकरी पाता है, लेकिन जब आप उद्योग या बिजनेस करते हो तो एक व्यक्ति 10 लोगों को नौकरी देता है। तो देश में सबसे बड़ी जरूरत थी नौकरी देना। वो नौकरी कैसा, नौकरी नहीं, रोजगार देना चाहिए और वो रोजगार जो कई लोगों को रोजगार देता है यदि तो उद्योग और विज्ञान, ठीक है। तो ग्रामीण और लघु उद्योग इस तरह से किया गया ताकि इन लोगों का विकास हो। और जहां तक व्यापार नीति की बात है तो सबसे बड़ा फोकस किया गया, मैंने इसके पहले भी दिखा दिया, इम्पोर्ट सब्सिट्यूट गुड्स का प्रोडक्शन किया गया ताकि हमारी विदेश पर निर्भरता कम हो और हम अपना खुद सामान बना करके आत्मनिर्भर बने, ठीक है। और इस प्रकार जो है आत्मनिर्भर बने और ताकि हम खुद एक्सपोर्ट करें, हमारा फॉरेन बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल रहे, हमारी मुद्रा जो है मजबूत रहे जो इन कंपेरिजन टू द अदर कंट्री, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज अच्छा बना रहेगा तो हम कुछ इन चीजों पर भी विदेश से मंगा सकते हैं, जैसे पेट्रोल ऑटो, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इन चीजों पर उसका काम करना। हाँ, ये जरूर था इन पंचवर्षीय योजना में 90-50 जो है इसमें हमारी जो 1950 पे हमारा जो है जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान 13% था। धीरे धीरे 1990 में बढ़ करके 24.6 जीडीपी में उसका योगदान हो गया। और ये जो प्रोग्रेस था ये 6% पर एनम की दर से हर साल बढ़ा है, और जिसका सीधा सा मतलब है कि देश हमारा आगे बढ़ रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और इसी पीरियड में ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बड़ी तेजी से आया और इसमें जो है काफी लोग, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ इंजीनियर और इस टाइप के लोग भी आने लगे। हमारे क्षेत्र में हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी बढ़ा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री माने जो बिल्डिंगे का, ये सब सारी चीजें यहाँ पर आने लगी और जिससे कि देश का विकास हुआ, ठीक है। और ये सारी चीजें, ये जरूर था कि 1990 तक हमारे पास कोई लाइसेंसिंग प्रणाली होने के कारण, कोटा प्रणाली होने के कारण इंडस्ट्रीज को दिक्कत हो रहा था, लेकिन उन चीजों के बावजूद भी कंट्री आगे बढ़ रही थी और इंडस्ट्रीज अपना योगदान उसमें बढ़ा रही थी, ठीक। जहां तक विदेशी कंपटीशन की बात है, उस कंपटीशन को एक संरक्षण दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके स्थान पर जिसका जितना ये हो गया कि जिसके लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होगा, इसमें बोला कि को ध्यान देना। विदेशी स्पर्धा की जो संरक्षण था उसमें, इसको हम लोग आगे के क्लास में देंगे कि ज्यादा प्रोडक्शन कहीं ना कहीं हैम्पर करता है। इंडस्ट्रीज को थोड़ा खुला रखो, और ये सारी चीजें हम लोग सेकंड में पढ़ेंगे कि एलक्यूपी जो मॉडल था जिसमें हम लाइसेंसिंग हर बिना लाइसेंस के लिए काम नहीं होगा, सबके लिए पब्लिक सेक्टर का ज्यादा जोर था, और पब्लिक सेक्टर में ज्यादा जोर होने के कारण जो नॉन प्रॉफिट मोटिव पर काम करते थे, सोशल जस्टिस पर काम करते थे, वो घाटा होता था। घाटा होने से हमारा डिफिसिट बढ़ता था, डिफिसिट बजट आता था, और सरकार का पैसा भी खर्चा होता था पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को लगाने पर। और कोटा होने के कारण एक चीज हो गया कि कोई व्यक्ति अपने उस हिसाब से ज्यादा नहीं खरीद सकता था, जो एक बहुत बड़ा सेटबैक था इंडियन इकोनॉमी में। और इसको दूर करने के लिए 91, जिसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, 1991 में एक नया कॉन्सेप्ट आया, एलपीजी कॉन्सेप्ट। वो क्या होता है हम लोग अलग देखेंगे, लेकिन ये 3 सेक्टर में। और यहाँ पर एक चीज और बता दे, जब एग्रीकल्चर सेक्टर से डिपेंडेबिलिटी घटी और इंडस्ट्री सेक्टर पर धीरे धीरे बढ़ी, सर्विस सेक्टर में हमारा बहुत मजबूत होने लगा, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल भी धीरे धीरे आना शुरू हुए, ट्रांसपोर्ट और अदर फैसिलिटी भी बढ़ने लगी, क्योंकि बिना इनके फैसिलिटी के हमारा ये चीजें हो नहीं सकती थी। उसका परिणाम हुआ देश 1990 तक, जिसमें 7 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, उसमें जो है काफी कुछ वो आगे बढ़ा, लेकिन अभी भी कुछ कमियां थी, उस कमी को दूर किया। 1991 में जो हमारा एलपीजी कॉन्सेप्ट आया, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे उस समय के वित्त मंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री थे, ये मॉडल उन पर निर्भर करता है। इसलिए एलपीजी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर ऑनलाइन रहा तो ऑनलाइन, है तो ऑफलाइन में, जैसा भी रहेगा उसमें होगा। हमारे ख्याल से ये 1950 से 1990 का जो सफर था, जिसमें हमारी इकोनॉमी किस तरीके से हर सेक्टर में आगे बढ़ी, लेकिन उतनी ग्रोथ से नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था
जिसको गवर्नमेंट को धीरे धीरे दूर करना था, और वो 5 ईयर प्लान के तहत धीरे धीरे उसको दूर करते चले गए हैं, और जिसका परिणाम हुआ 1990 तक एक भारत एक अविकसित राष्ट्र से विकसनशील राष्ट्र की ओर अग्रसर हुआ। अब हम लोग 90 से आगे क्लास नेक्स्ट क्लास को देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे।